तुम्ही 2 लाईन मध्ये सांगा काय करणार आहात ते. मॅडम, हे जे मायक्रो फायनान्स आहे, या मायक्रो फायनान्सचा वुमनच्या लाईफवर काय फरक पडलेला आहे याच्यावर माझी स्टडी आहे. म्हणजे यांच्या महिलांच्या डेव्हलपमेंटवर काय असर पडलेला आहे मायक्रो फायनान्सचा, आणि म्हणजे यांची पॉवर्टी एलिव्हेशन झाली का, यांची इन्कम इनइक्वालिटी वाढली का, बस याच्यावर थोडीशी स्टडी आहे कम्पेअर टू नागपूर डिस्ट्रिक्ट. बरं रिस्पेक्ट बरं. टू नागपूर डिस्ट्रिक्ट. हा ठीक आहे तर ना. यात तुम्ही आता डेटा यावर कलेक्शन मॅडम, कुठनं करणार आहे, तुमचं सॅम्पलिंग वगैरे सगळं सांगा. मॅडम, मी याच्यात 2 रिसर्च पेपर बनवलेले आहे. तर रिसर्च पेपर बनवत असताना जेव्हा मी फील्डवर गेलो, तर यात महिला बचत गट जे असते, तर म्हणजे SSG आणि JLG बद्दल माहिती पडली आधी. तर हे महिला बचत गट जे मिळते लोकांना, तर त्या गटचं मीटिंग्स वगैरे असते, तर ते मीटिंग्स मी अटेंड केलेली आहे. याची माझ्या PPT मध्ये 1-2 फोटोज पण टाकलेली आहे मी. तर त्यात मी महिलांशी आणि परत ते जे लोन देणारे लोक आहे, मायक्रो फायनान्स कंपनीज, यांच्यासोबत पण बोललो. तर डेटा नाही, कलेक्शन तुमचं म्हणजे सॅम्पल सांगा. तुमचं सॅम्पल म्हणजे हे तुम्ही बचत गट हा तुमचा सॅम्पल एरिया आहे का? हो, असंच समजा. बचत गट कडनंच मी सगळं सॅम्पल समजा कलेक्ट नाही, केलेलं आहे आता. समजा नाही. इथे समजण्याला काहीच वाव नाहीये ना. तुम्ही काय करणार आहे ते परफेक्ट सांगा. मॅडम, हे जे महिला बचत गटमध्ये ज्या महिला लोन घेतात ना, मायक्रो फायनान्स, तर त्या लोननी यांच्या आयुष्यात काय फरक आलेला आहे याच्यावरच अभ्यास आहे हा. म्हणजे महिला ज्या घेतात लोन त्या तुमचं सॅम्पल आहेत ना? हो मग तुम्ही बचत गटाला कशाला गेले? मॅडम, हे जे तुमचं सॅम्पल साईज दाखवा. सॅम्पल साईज दाखवा. बरं, तुम्ही करा तुमचं प्रेझेंटेशन करा पूर्ण, मग आपण बोलू. ठीक आहे. सॅम्पल, ऑब्जेक्टिव्ह, हायपोथेसिस आणि रिझल्ट असतील तर ठीक आहे. हो, करा तुम्ही प्रेझेंटेशन पूर्ण करा, मग बोलू आपण. ठीक आहे मॅडम. हायपोथेसिस मध्ये म्हणजे 2 हायपोथेसिस आहे, 4 घेतल्यात असे 2 मध्ये. प्रेझेंटेशन पूर्ण, मी काय म्हंटल, तुम्ही पूर्ण प्रेझेंटेशन व्यवस्थित करा, कारण तुम्हाला फायनल प्रेझेंटेशनची पण सवय पाहिजे. फायनल प्रेझेंटेशन करायचं आहे की नाही तुम्हाला? हा, तर प्रेझेंटेशन करा 7 मिनिटं बरोबर, त्याच्यानंतर बोलू आपण. ठीक आहे. राहुल सर, आता ऑब्जेक्टिव्हची स्लाइड आहे, तिथनं सुरू करा. फ्रॉम युअर ऑब्जेक्टिव्ह. ओके मॅडम. ऑब्जेक्टिव्ह असे आहेत की महिलांच्या आयुष्यात काय डेव्हलपमेंट आलेले मायक्रो फायनान्सनी, हे जाणून घ्यायचं आहे. हा एक पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे. दुसरा इंग्लिश मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह, करा. इंग्लिश मध्ये आहे ना? हॅलो, हा, सॉरी, इंग्लिश मध्ये आहे ना तुमचं? यस मॅम. प्रेझेंटेशन इंग्लिश मध्ये करा. ओके. हा. The first objective is to study the role of microfinance for women development, and the second one is to examine the extent of involvement of women in SSGs. Third, to examine the impact of microfinance on income inequality, and poverty elevation among the women participants. Fourth one is to determine the status of microfinance in the Nagpur district of Maharashtra, and the last one is to study the problems in implementation of microfinance schemes in Nagpur district of Maharashtra. And my hypothesis is there is no significant development observed in women through microfinance in Nagpur district, and there is a significant development observed in women through microfinance in Nagpur district. There is no prospects of women through microfinance in Nagpur district. There is a prospects of women through microfinance in Nagpur district. And the research methodology is a descriptive survey, which is involved in both qualitative and quantitative technique. Qualitative means on belief, on experience or behavior, means kind of interview, and I will take questionnaire also. My target population is Nagpur urban, suburban, generally Uttar Nagpur, it's North Nagpur. And the sample size is 500. My sample size is 500. Sample techniques is convenience sampling. Hello. Sample techniques is convenience sampling. And I have done 2 research paper on this. First research paper was on the analysis and impact of microfinance on poverty reductions in Nagpur district. And the second one was comparative study of self-help group and joint liability group about their functioning with reference to Nagpur city. When I did this study, I met some people. I did some meetings with their group.
groups of women. So I got that they take a loan from microfinance houses in groups, 8 or 10 people's group, like Mahila Bachat Gat. And I asked them some questions. There's a questionnaire about their age, their occupation, their awareness about the microfinance. So I got their information, like where from they are and how they know about this Mahila Bachat Gat, and what is the duration of the loan, rate of interest of the loan, and what are the impacts of these microfinances on this Mahila's, the woman's life. Hello. Yes, sir. Yes, you are These are- audible. These are the some photographs of the survey. Chapter scheme. Chapter schemes, first one is introduction, then problem definition, objective of the study, then review of literature, research methodology, data analysis, conclusion, and then recommendation and suggestion, bibliography, and annexure. Okay. Thank you, Rahul sir. Medha madam. हा सर तुम्ही आता बोलता बोलता सांगितलं की मी हे क्वेश्चन विचारले एज आणि त्यांचं काय तुम्ही विचारलं हो. तुम्ही हा डेसिग्नेशन आणि हे वगैरे तर Age, तुमचं occupation वगैरे. ऑब्जेक्टिव्ह हा एज ऑक्युपेशन वगैरे विचारलं तर तुमचे हायपोथिसिस काय आहेत हायपोथिसिस म्हणजे मॅडम की सिग्निफिकंट डेव्हलपमेंट काय आलेले आहे यांच्या लाईफ मध्ये, आले की नाही आले, मग असं दोन त्यांचं अजून. एज आणि ऑक्युपेशन विचारून त्यांचं डेव्हलपमेंट कळणार आहे का नाही पण डेव्हलपमेंट साठी काय क्वेश्चन विचारायला पाहिजे आपण डेव्हलपमेंट साठी मॅडम एक प्रश्न असा टाकलाय की सोशल इम्पॅक्ट काय पडलेलं आहे त्यांच्या आयुष्यात, म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणा किंवा वेगळं झालं नाही डेव्हलपमेंट म्हणजे काय होईल की आधीची त्यांची कंडिशन कशी होती आणि आता फायनान्स घेतल्यानंतर त्यांची कंडिशन कशी आहे हा डेव्हलपमेंट होईल की नाही तो क्वेश्चन विचारलाच नाहीये तुम्ही मग हायपोथेसिस कसं तुमचं प्रूव्ह होणार आहे कळतंय का मला काय हो म्हणायचंय हो ते यस यस मॅडम यस. मी हे क्वेश्चनर हा. चेक केलं जुना, तर तुम्ही जे सांगितलेलं आहे ते याच्यात कलेक्ट नाही झालेलं आहे मग डेव्हलपमेंट. कसं तुम्ही हायपोथेसिसच तुम्ही जे घेतलाय त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही क्वेश्चनरच तयार केली नाही मग कशी माहिती गोळा होणार आहे तुम्हाला है ना आता तुम्ही काय म्हटलंय की देअर इज नो प्रॉस्पेक्ट्स फॉर वुमेन थ्रू मायक्रोफायनान्स इन नागपूर डिस्ट्रिक्ट म्हणजे नागपूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये मायक्रोफायनान्समुळे कुठल्याही वुमेनला काही फायदा होत नाही असं तुम्हाला म्हणायचंय दुसरं असं हायपोथेसिस दाखवताना आयदर तुम्ही नल दाखवा किंवा अल्टरनेटिव्ह दाखवा दोन्ही हायपोथेसिस दाखवायचे नसतात ज्या वेळेला आपण स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करतो तेव्हा हे दोन दाखवायचे असतात ठीक आहे प्रेझेंटेशन मध्ये नाही दाखवायचे कुठल्या पण प्रकारच्या प्रेझेंटेशन मध्ये ते नाही आले पाहिजे आता तुम्ही त्याच्यामध्ये सुद्धा मायक्रो फायनान्सचे प्रॉस्पेक्ट्स काय आहे म्हणजे तुम्ही तो मायक्रो फायनान्स घेऊन कोणत्या कोणत्या उद्योग सुरू केला तुम्ही कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय केला त्याच्यामध्ये तुमची वृद्धी कशी झाली तुम्ही आधी तुमचा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा तुम्ही कशा पद्धतीने केला नंतर तो मायक्रो फायनान्समुळे कशा पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये वाढ केली हे सगळे प्रश्न यायला पाहिजे ना बेटा हो मॅडम हे आता कळलं सांगताना तुम्हाला आता कळलं म्हणजे किती वर्ष झाले रजिस्ट्रेशन होऊन तुम्ही नक्की 2020 चे आहात हो मॅडम 2020 चा आहे मी पण ते कोरोनामुळे मी काही अभ्यास नव्हता केला. कोरोना किती वर्ष होता 1 वर्ष 2 वर्ष हो मॅडम आपण हायपोथेसिस जेव्हा तयार केली त्याच्या आधी अभ्यास केला की नाही बेटा हो केला आहे मग हा हायपोथेसिस तर तुम्ही आधीच ठरवलाय कोरोनाच्या आधीचा त्याचा कोरोनाशी काहीच संबंध नाही आणि आता 3 वर्ष झाले 1 वर्षापासून तर पूर्ण ओपन झालंय मार्केट हो या 1 वर्षातच हे 2 रिसर्च पेपर बनवले मॅडम मी लास्ट पण ते रिलेटेड नाहीये ना तुमच्या हायपोथेसिस हो आता हे पुढले जे रिसर्च पेपर वगैरे किंवा याची जे रिसर्च म्हणजे करेल तुम्ही सांगितलेले उद्या जर हे तुमचे रिसर्च पेपर माझ्याकडे आहे तुम्हाला माहित आहे आता एक आपण नवीन सिस्टीम सुरू केली आहे की तुमची पीएचडी की ऍज पर युजीसी नॉर्म्स प्रमाणे जर असेल तर तुम्हाला इक्विव्हॅलन्स सर्टिफिकेट मिळतं आणि एक्झाम्शन सर्टिफिकेट मिळतं नेट सेट मधनं
This degree is equivalent that as per the UGC norms and you are exempt from net set examination. असं त्याला एक सर्टिफिकेट आपण विद्यापीठाकडनं देतोय. त्याची एक अच्छा. कमिटी आहे, त्या कमिटीकडे हे सगळे येतात तुमचे रेकॉर्ड्स. Okay. ठीक आहे. आणि हम्म. हे रेकॉर्ड्स आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही चेक करतो की तुम्ही हायपोथेसिसशी रिलेटेड काम केलंय की नाही केलंय. मग जर आम्ही तुम्हाला लिहून दिलं की नाही बा हे तर काही कामाचं नाही आहे, यांनी असंच काहीतरी लिहून ठेवलंय, तर मग काय करायचं सांग बरं. कोणाचं नुकसान आहे? गाईडचं नुकसान आहे का याच्यामध्ये? नाही, माझंच नुकसान आहे. मॅडम, मी आता काही पुढल्या guide- मीटिंग्स माझे पुढले काही मीटिंग्स ठरलेले आहेत, त्याच्यात आता तुम्ही हे जे सांगितलेले ना प्रश्न, हे प्रश्न ऍड करून घेतो क्वेश्चनर मध्ये, हा, म्हणजे हा, हा. तो एक होऊन जाईल. नाही, म्हणूनच तुम्हाला प्रॉपर गायडन्सची गरज आहे. त्याच्यासाठीच हे असे प्री पीएचडी कोर्स वर्क असतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे गायडन्स मिळालं पाहिजे, हे अपेक्षित आहे. हो ठीक आहे. हो मॅडम. हा, हायपोथेसिस आणि ऑब्जेक्टिव्ह कुठेच मॅच होत नाहीये, ते बरोबर मॅच करून घ्या. त्याच्यानंतर तुम्ही डेटा कलेक्ट केलाय, तो कुठेच मॅच होत नाहीये, तो करा. अजून आहे तुमच्या हातात 1 वर्ष. हो ठीक आहे. घाई करू नका सबमिशनची, कारण तुमचं व्यवस्थित काम झालेलं नाही आहे. ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे. हो. ओके. कारण तुमचं पीएचडी अवॉर्ड झाल्यानंतर ही कमिटी चेक करते, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे मॅडम. हे आता इथे तुम्ही balance सांगितले ना हे प्रश्न, हे हा, वुमन तुम्हाला जर डेव्हलपमेंटचे प्रश्न ऍड करतो. सर्टिफिकेट पाहिजे, तुम्ही नेट सेट झालेले आहेत का? सेट आहे मॅडम. सेट आहे. मग तसा प्रॉब्लेम नाही येणार. पण तरी सुद्धा तुम्ही हे सगळं करायला पाहिजे, कारण आता शोधगंगावर जाणार आहे पेपर आपले, म्हणजे थेसिस आपले. त्याच्यानंतर ते ऑनलाईन पूर्ण अवेलेबल होणार आहे लोकांना. तर मग आपण केलेलं काम सगळेजण बघतात ना. हो मॅडम. हो. तर एक लाईफ लॉंग आपली ही डिग्री लाईफ लॉंग आपल्याला एक सपोर्ट करत असते. त्याच्यामुळे छान काम करा. ठीक आहे. हो ऑल द मॅडम. बेस्ट. थँक्यू सो मच. Next one is Mr. Amit Devani. Mr. Yes, Amit madam. sir, join किया है आपने? जी मैडम. Yes, just a minute. दिख रहा है पीपीटी? Amit sir, can you see the PPT? Hello? Am I audible? Yes, madam, you are audible. Yes, ma'am, you are audible. अमित सर, अमित देवानी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मिस्टर अमित, मॅडम काय करायचं, पुढचं घेऊ का सध्या? हो हो, काही हरकत नाही, घ्या पुढचं. ठीक आहे. नेक्स्ट है मिस्टर समद शेख. समद शेख है क्या? यस मैम. हाँ. हाँ, दिख रहा है प्रेजेंटेशन समद सर? यस मैम, दिख रहा है मैम. हाँ, प्लीज मैम स्टार्ट करें. डिस्कनेक्ट हो गया था. हेलो. ठीक है अमित सर, पहले समद सर का ले लेते हैं, फिर आपका लेते हैं. ठीक है जी. समद गुड सर, मॉर्निंग please start. एवरीवन. हाँ, ओके मैम. सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा. उसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. मेरा नाम समद शेख है. मैं तिरोड़ा से हूँ. मेरा एजुकेशन भी यहीं तिरोड़ा और गोंदिया जिले से हुआ है. मैं CHB वर्किंग हूँ CJ पटेल कॉलेज तिरोड़ा में पिछले 7 सालों से. और मेरा PhD का जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल स्टडी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर इन गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. टाइम पीरियड लिया था मैंने 2010 टू 2019. मेरा फैकल्टी है मेरी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसमें सब्जेक्ट है मैं कॉमर्स. और मेरे जो गाइड है वो है डॉक्टर विवेक चौहान फ्रॉम PWS कॉलेज नागपुर. ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड. तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा अनऑर्गेनाइज वर्कर के बारे में बात कर लेते हैं.
An unorganized worker is a wage worker or a self-employed worker or a home-based worker. Unorganized sector वर्कर होते हैं या कैटेगराइज किया गया है एक Samad Sheikh, you are not clearly audible. Your voice is breaking, sir. मैम मैं तिरोड़ा से हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इश्यू है। ठीक है आप कंटिन्यू कर, लेकिन आपके ना बैकग्राउंड में भी बहुत सारा नॉइज आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा वहाँ पे देख लीजिए आपका जो भी मैम सेटिंग मेरा ना मैंने ये मोबाइल से नेट कनेक्ट किया हूँ तो ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे तो फिर लैपटॉप कैसे? में। ठीक है आप कंटिन्यू मिनट, करिए, बट देखिए हमें। ठीक, अभी आ रही है मैम मेरी आवाज? yes you just go through your objectives, hypothesis and results. मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट वगैरह डाला था, मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने शुरुआती का ही लिया था एकदम, तो मुझे जो जो ठीक लगा वो मैंने इसमें डाला हूँ। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस वगैरह मैंने इसमें शो नहीं किया है मैम। क्यों? आपको पहले ही बताया था आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस नहीं रहेंगे तो हम आपको जज कैसे करेंगे सर? ठीक है आप बताइए क्या क्या इंक्लूड किया है। लेट्स मैम प्रोसीड करिए। हाँ ठीक है ना मैम, नेक्स्ट कीजिए मैम। हाँ मैम, डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, definition of unorganized sector and unorganized worker under the Unorganized Workers Social Security Act 2008। ये एक एक्ट पास हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनके लिए, उसमें डेफिनेशन दी गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और अनऑर्गेनाइज वर्कर की। देखते डेफिनेशन। इट मीन्स, पहले दी गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, इट मीन्स एन अंडरटेकिंग owned by individual or self-employed employees engaged in manufacturing or selling product or some form of service and employing less than 10 staff in the business। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई जगह जहां पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, उसका समावेश अनऑर्गेनाइज वर्कर में सेक्टर में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है इस डेफिनेशन में। सेकेंड है मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर आवाज आ रही है। आ रही है ना, ठीक है मैम। सेकंड दी गई है अनऑर्गेनाइज वर्कर की व्याख्या। इट मीन्स ए हाउस बेस्ड वर्कर, इंडिपेंडेंट वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेज अर्न एंड इंक्लूड एन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एक्ट रेफर टू द इन शेड्यूल सेकेंड ऑफ द एक्ट। तो इसमें भी वही बताया है जो मैंने पहले क्लियर किया है, हाउस बेस्ड वर्कर हो गए, वेज वर्कर हो गए और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गए। और इसके अलावा इस एक्ट में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें जो एम्प्लॉय नहीं आते उनका समावेश भी अनऑर्गेनाइज वर्कर में आता है। नेक्स्ट कीजिए मैम। यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, देख लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अदर स्किल। अब सभी को पता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती है, किसी कारणवश गरीबी की वजह से या किसी और कारण या ग्रामीण भाग की वजह से वो अच्छी पढ़ाई नहीं ले पाते हैं, उसी वजह से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अपना रुख मोड़ना होता है। सेकंड दिया गया है डोंट हैव फिक्स एंड रेगुलर जॉब और वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की गारंटेड जॉब नहीं है। आपको कब तक काम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब तक करना है आपको, आपका आगे वाला मालक कब निकाल देगा या आप खुद का छोटा मोटा काम कर रहे हो कब बंद हो जाएगा, इसी किसी भी तरह से सिक्योरिटी नहीं रहती है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। उसके अलावा रेगुलर जॉब नहीं रहता है। बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो जॉब रहते हैं वो सीजनल जॉब रहते हैं, जैसे कि खेती में जो काम रहता है वो भी सीजनल रहता है। किसी कंपनियों में, फैक्ट्री में, स्पेशली कंपनी फैक्ट्री तो नहीं आएगा इसमें, तो छोटे मोटे सीजनल बिजनेस होते हैं उसमें जो लोगों को काम दिया रहता है या खुद लोग खुद का काम करते हैं वो भी रेगुलर नहीं रहता है। 3 महीने करो, 4 महीने करो, फिर 4 महीने खाली बैठो, या 6 महीने करो, 6 महीने खाली बैठो। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है।
नेक्स्ट है उसके बाद वर्क इन वेरी पुअर इन्वायरमेंट, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्किंग होती है, मतलब जहाँ काम करते हैं लोग, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो बहुत खराब भी हो सकता है या ठीक भी हो सकता है। ज्यादातर तो वो वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं रहती है, किसी भी तरह की वहाँ फैसिलिटीज नहीं रहती है। वहाँ पे उनको विश्राम करने, काम के बीच में विश्राम करने के लिए या लंच लेने के लिए या उसके अलावा और भी जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए या बेसिक नीड्स होती है वो वहाँ पे उनको नहीं मिलती है। तो ये सारी तरह की जो प्रॉब्लम है ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। मैम थोड़ा नीचे कीजिए, मुझे फोर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, फोर्थ उसी में फोर्थ था मैम। हाँ ये एक मिनट में, हैव इनसफिशिएंट लेबर लॉ रिलेटिंग टू देम, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत में या इंडिया में, उससे रिलेटेड ज्यादा लॉ नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने ऊपर में बात किया तो सिर्फ वो एक ही लॉ है जो हमको दिखता है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में वो पास हुआ था। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए ज्यादा कोई लॉ नहीं है, ज्यादा कानून नहीं है, पॉलिसीज नहीं है। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट है उसमें माइग्रेंट वर्कर भी आते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर, ये आपको पता होगा, सभी को पता होगा, क्योंकि कोरोना में माइग्रेंट वर्कर के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था या बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हुआ था, क्योंकि बहुत लोग जो बाहर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके या एक शहर से दूसरे शहर में जाके काम कर रहे थे, और जब सडनली मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो सब जहाँ थे वहीं वो लोग फंस गए थे। तो उसके वजह से फिर लॉकडाउन बढ़ता गया, पहले 15 दिन 21 दिन ऐसा बढ़ता गया। उसके वजह से जो स्थानांतरित मजदूर थे, जिसको बोलते हैं हिंदी या मराठी में स्थानांतरित मजदूर कहा जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह गए थे और फिर ट्रेनें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद हो गए थे, उसके अलावा वो जहाँ काम कर रहे थे वो बंद हो गया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या उभर के आई थी उस समय में। उस वजह से कहीं मिल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर थे या माइग्रेंट वर्कर थे, वो पैदल चल के अपने घर जा रहे थे कि कम से कम हम घर पहुंच जाए, किसी भी तरह घर पहुंच जाए। उसमें भी बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही थी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। हेलो हेलो। सर ऑक्यूपेशन और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया है। हाँ यही है क्या मैम नेक्स्ट उसके बाद में? यस। ठीक है ना मैम, ठीक है थोड़ा ना सा मैम। फास्ट एक्सप्लेन करिए सर, कम टू योर एक्चुअल पॉइंट, जो आप कहना चाहते हैं। आपने इंक्लूड नहीं किए हैं ऑब्जेक्टिव्स, बट आप वर्बली उसको एक्सप्लेन करिए। ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आप बता रहे हैं। मेधा मैडम, am I हाँ right? मैम, तो मैंने ये पूरा सेकेंडरी डेटा जा रहा है, हाँ सबको पता है, मैम वही आप बता रहे हैं। आपका रिसर्च बताइए सर। मैम वही तो, मैंने जो अपना सब टॉपिक लिया हो वो इंट्रोडक्शन के ऊपर ही लिया हो, इसलिए मैंने पहले ही हाइड किया था मैम, हाईलाइट किया था कि मेरा सब टॉपिक रहेगा, क्योंकि मेरा वर्क अभी शुरुआती स्टेज पे है, इस फिर भी वजह आपने से मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस बेसिक ही बता रहा था। सबमिट किया, आपने सिनॉप्सिस हाँ सबमिट मैम, किया मैंने है सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी। सबमिट किया है। अब ऑब्जेक्टिव हाँ नहीं मैम। बनाए थे? मैम ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं बनाए ऑब्जेक्टिव थे? और हाइपोथेसिस दोनों बनाया हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा कि इंट्रोडक्शन में उसकी आवश्यकता नहीं है, या थोड़ा मिसकंसेप्शन हुआ है तो मैम ठीक है वो। ना, और मेरे यहाँ ठीक है ना, आपके पास आपका सिनॉप्सिस होगा, आप निकाल के बता सकते हो। इतनी देर में आपने ठीक है ना निकाल के मैम, बता मैं देना बताता चाहिए हूँ। था। ठीक है ना मैम, जस्ट मिनट। यांना काय गंमत वाटते का मॅडम? मॅडम मला खरंच कळत प्रेझेंटेशन नाही आहे, भयानक आहे बाबा हे लोक. दुसऱ्यांचा वेळ इतका म्हणजे दुसरे जण काहीतरी कामातनं वेळ काढून आपल्याला देतायत, तर आपण व्यवस्थित केलं पाहिजे प्रेझेंटेशन. हे कसं कळत नाही एवढ्या मोठ्या लोकांना, यांना डिग्री मिळणार आहे PhD ची, आणि असं काय मूर्खपणा करतात. दरवेळेला कोणीतरी एक जण असा भेटतोच. आणि अगदी सुरुवातीला आपण सांगितलंच आहे की ऑब्जेक्टिव्ह हायपोथेसिस हे सांगा, तुम्ही सॅम्पलिंग सांगा. आणि मॅडम ते तर तुम्ही बेसिक आहे ना, ते तर बेसिक गोष्ट आहे की प्रत्येक हे स्लाइड मध्ये. तुम्ही हे जे सांगतात आहेत हे सगळं तर आपल्याला माहिती आहे. कोणत्याही पेपरमध्ये, कोणत्याही पुस्तकातनं, कोणत्याही वेबसाईटवरनं हे तर मिळतच कोणाला पण त्यांची माहिती. स्टडी काय पॉइंट आउट करते ते त्यांना सांगायचं आहे ना, बस. हेलो मैम। सगळ्यांनी लक्ष ठेवा पुढे. हा बोला. मैम मेरे हाइपोथेसिस है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर आर पुअर। सेकेंड है मैम, गवर्नमेंट स्कीम क्रिएट इफेक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। सम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स नॉट अवेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम
फोर्थ है मैम मेरा insufficient creation of new job opportunity due to ineffective implementation of government policy has forced to worker to lead a manual life. ये मेरे 4 हाइपोथेसिस है मैम. हाँ, तो ये चारों हाइपोथेसिस तो सबको पता ही है कि उनकी कंडीशन पुअर है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी उनके लिए योजनाएं बनाई रखी है और वो हाँ. उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजनाएं है, तो सबको पता है. ये तो मैं यहाँ बैठ के कर सकती हूँ, हाँ ये तो मैम, घर तो में यही बैठ के मेरा मैं काम कर सकती हाइपोथेसिस हूँ. है. आपका अलग क्या है? अलग क्या है ऑब्जेक्टिव? कुछ तो अलग चाहिए ना. रिसर्च क्या कर रहे हैं इसमें आप? मेरे इसमें तो कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव है नहीं मैम, दिखता मैं है वो मेरे भी को. बोल देता. हेलो. हाँ, लेकिन इसमें रिसर्च कुछ नहीं दिख रहा ना. हाइपोथेसिस में रिसर्च होता है ना, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, लेकिन हाँ. हाइपोथेसिस में आपका एक्चुअल रिसर्च होता है. तो यस इसमें तो मैम. कोई रिसर्च नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता है. आपने शुरू शुरू में ही बता दिया कि ये वो बहुत ही खराब कंडीशन में रहते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत खराब है, उनको उनकी मैम ये योजनाओं के मेरे बारे में पता हाइपोथेसिस नहीं है है. ना, जरूरी नहीं है ये सच हो मैम, ये मेरे हाइपोथेसिस है. क्यों सच नहीं है क्या? ये सबको पता है. सच है ये मैम. सच है कि नहीं है? सबको पता ही है ना ये कि इनकी कंडीशन पुअर है. आपका रिसर्च अलग क्या है, बताओ मेरे को. कि इनको ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. आपका टाइटल क्या है? टाइटल अनऑर्गेनाइज. बताइए. मेरा मैम हाँ, टाइटल टाइटल है बताइए. एनालिटिकल स्टडी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इन गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. हाँ, इसका एनालिटिकल स्टडी करेंगे आप. ठीक है. यस मैम. अनऑर्गेनाइजिंग वर्कर सेक्टर के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका आप करेंगे. यस ठीक है. मैम. तब कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है और कौन से गवर्नमेंट स्कीम के मुताबिक इन लोगों को फायदा हुआ है, उनकी पहली कंडीशन कैसी थी, योजनाओं के तहत उनकी कंडीशन कैसे हो गई, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या हाइपोथेसिस होना चाहिए. फिर आपने तो कुछ अलग ही यस ले मैम. लिया है ना. इसलिए इस साल से ये हो रहा है कि पहले पूरा कोर्स वर्क करो, उसके बाद सिनॉप्सिस रेडी करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करो. क्योंकि कोई भी अच्छा ऐसे अच्छा. आपके जैसे लोग आके पीएचडी करके चले जाते हैं और पीएचडी की वैल्यू बहुत खराब कर देते हैं आप लोग. उसकी वैल्यू डाउन मैम की मेरा दी अभी है आप वर्क लोगों ने. बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुआ है, मैंने डाटा अरे कलेक्ट नहीं किया लेकिन है. अरे और लेकिन मैं बहुत यहाँ ज्यादा से खराब नहीं करने वाला हूँ. आप. सुनिए सुनिए सुनिए, मैं अभी आपके टाइटल से ही बता रही हूँ कि आपके हाइपोथेसिस क्या होने चाहिए, बता रही हूँ. हाँ बोलिए मैम. फिर अगर आपको मैं यहाँ से अभी बता रही कि मेरा कुछ संबंध भी नहीं है इस टाइटल से, आज मैं पहली बार देख रही हूँ आपको, और आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी अगर देखेंगी तो क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या सिनॉप्सिस तो दिया ना आपने, यूनिवर्सिटी सिनॉप्सिस तो पास हो गया ना यूनिवर्सिटी से, वैसे ही थेसिस पास हो जाएगा. यूनिवर्सिटी से पास हुआ है ना मैम. मैंने आरआरसी में भी अपने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बताए थे. उन्होंने इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया था मैम जो आप ले रहे हैं. हाँ, तो नहीं, लेकिन स्टडी ऐसा होना और चाहिए मेरे कि नहीं. गाइड ने भी इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया था मैम. चलो आप बताएं, मैं नहीं उसको एज ए लेकिन पॉजिटिव व्यू में लूंगा कि मुझे शायद नॉलेज कम था उसमें, मगर आप बोल रहे हो कि हम खराब करते हैं या हम नाम खराब करते हैं मैम, तो ये सब मैंने खुद से किया हूँ. मैंने किसी दूसरे से नहीं कराया हूँ. इसमें मैंने फुल मेहनत किया हूँ सिनॉप्सिस बनाने में भी, और उसके हाँ, बाद मैं जो लेकिन कर रहा हूँ उसमें लेकिन भी. देखो, आप एक देखिए, आप थर्ड पार्टी, आप सोचो कि आपने गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आप काम कर रहे हो, और आपके हाइपोथेसिस क्या है, आप ही सोचो हाँ कि बोलिए. अगर ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को क्या फायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, ये आपके हाइपोथेसिस होने चाहिए. एज पर माय नॉलेज. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं होंगी, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन कोई भी अगर देखेगा आपका टाइटल तो वही सोचेगा कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा क्या हुआ है वर्कर्स को, वही उसमें होगा करके आपके थेसिस में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा. तो आप मॅडम थोडासा सोचो. मॅडम आपण नेक्स्ट पार्टिसिपंट घेऊया, हो चालेल. कारण की दे आर नॉट इन अ फेस टू लिसन अँड टू
इनपुट नाही नाही, हे यांचे असेच जाणार आहेत हम्म. मॅडम. यांनी हे काय करतात आहेत, एक फॉर्मॅलिटी म्हणून हे वर्कशॉप करतात आहेत. कोर्स वर्क केल्याशिवाय त्यांना सबमिशन होत नाहीये म्हणून, आणि त्यांना काही ऐकायचं नाहीये. बरं झालं आता यावेळेला जे नवीन केलंय ना विद्यापीठांनी, फार चांगलं केलं. क्योंकि वो पहले से ही थोड़े अरेंजमेंट लग रहे हैं मुझे. एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. हा, आणि ऑब्जेक्टिव्ह हायपोथेसिस सॅम्पलिंग डेटा कलेक्शन मेथड्स बरं एवढंच सांगायला सांगा. येस मॅडम, एक मिनिट. नेक्स्ट कोण आहे? मला एक टेस्ट. नेक्स्ट मॅडम रवींद्र गुंडे. रवींद्र गुंडे सर. आधीचे शेख सर होते ना? हो. हाँ रविंद्र सर, पीपीटी दिखता है का? हाँ यस मैम. हाँ, आपने देखिए प्रेजेंटेशन में 22 स्लाइड्स है और हर स्लाइड में बहुत सारा कंटेंट ऐड किया हुआ मुझे दिख रहा है. यू प्लीज एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज विदाउट रीडिंग द स्लाइड्स. ठीक है, Okay, ma'am. शुरू करिए. Good morning ma'am. Good morning everyone. My name is Ravindra Gunde. My guide name is Dr. Kulbhushan Meghe. My PhD topics: a critical study of commerce education and its impact on entrepreneurship development, with special reference to Nagpur district. ये टॉपिक लेने के पीछे का उद्देश्य यही था कि लगभग कॉमर्स एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी. तो डे बाय डे अपन देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है. तो मैक्सिमम लोगों ने अपना खुद का एंटरप्रेन्योर या बिजनेस काम करना चाहिए, डालना चाहिए, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो वो कम होगा, क्योंकि अपन दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं. मैडम नेक्स्ट स्लाइड. एक दो इंट्रोडक्शन में एक दो पॉइंट लूंगा मैं कि एजुकेशन हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग. यानी एजुकेशन का इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त है. एजुकेशन लेना ही चाहिए. एजुकेशन के सिवा हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती. मैडम नेक्स्ट. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में. Then third point, entrepreneurship has its own way dealing with opportunity, setbacks and uncertainty to creativity, create new products, new security services, new organization, new ways of satisfying customer or doing business. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो एक हम टी का भी ले सकते हैं. पहले टी इतनी फेमस थी, चाय का या आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, अलग अलग नाम से चाय बिक रहा है. उसका भी एक हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे पहले पुणे मुंबई में था, आज नागपुर में भी वो आ चुका है. उसके बाद जो कॉमर्स एजुकेशन है, कॉमर्स एजुकेशन रिलेटेड टू द कॉमर्स एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस. तो कॉमर्स एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा तरीके से हर सेक्टर में है. कॉमर्स एजुकेशन के साथ जिसने कील में, जैसे फॉर एग्जांपल टैली वगैरह का एजुकेशन वगैरह लिया है, तो उस इंसान को, उस स्टूडेंट को ऑलमोस्ट जॉब मिल जाता है. बट उससे भी एक्स्ट्रा अगर नॉलेज कोई एमबीए करता है मैनेजमेंट बैकग्राउंड में, तो खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. तो कॉमर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टार्ट द एंटरप्रेन्योर. मैडम नेक्स्ट. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में to study entrepreneurship development in the state of Maharashtra with special reference to Nagpur district, to study the theoretical framework of entrepreneur and entrepreneurship, to determine the factors of commerce education which will influence the effectiveness of entrepreneurship development, and to find out influence of commerce education on selecting the business options. Ma'am next. Direct hypothesis पे जाइए. I have taken the hypothesis. Hypothesis 1, there is no significant association between commerce education and entrepreneurship development. And H1, there is a significant association between commerce education and entrepreneurship development. Second hypothesis is the commerce graduate do not feel motivated to be an entrepreneur, and commerce graduate feel motivated to be an entrepreneur. Almost complete the commerce graduate student
मैक्सिमम स्टूडेंट तो जॉब के पीछे लगते हैं, लेकिन क्वालिटी ना होने की वजह से जॉब नहीं मिल पाता। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें एजुकेशन लेते लेते ही वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा माइंड होते हैं, जो खुद का खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देन hypothesis 3, there is no significant association between syllabus teaching method amongst commerce students and entrepreneurship development, and there is a significant association between syllabus teaching method amongst the commerce student and entrepreneurship development. अब सिलेबस के बारे में अगर देखो तो एक्चुअल जो हमारा सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, वो जिस तरीके से 21st सेंचुरी में ग्रो होना चाहिए या चेंज होना चाहिए, तो जो लास्ट ईयर न्यू सब्जेक्ट आए थे वही पुराने सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करके वही सब्जेक्ट फिर से वहां पे ला दिया। यानी कहने का यही मतलब है कि जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज फिलहाल नहीं मिल रहा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में न्यू सब्जेक्ट आने वाले, देखेंगे अभी उसमें क्या होता है। तो मैम नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट, Fourth hypothesis. the existing industrial policy, infrastructure, training program, etc. are not sufficient to create positive environment for growth and development of entrepreneurship in Nagpur district. The existing industrial policy, infrastructure, training program, etc. are sufficient to create positive environment for growth and development of entrepreneurship in Nagpur district. आफ्टर एजुकेशन या ग्रेजुएट करने के बाद जो अप्रेंटिसशिप वगैरह ITI स्टूडेंट्स को लगते, वैसी कुछ अप्रेंटिसशिप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट को भी अगर प्रोवाइड की जाती है, तो उनको भी एक नॉलेज अच्छे तरह से मिल सकता है, चाहे वो फिर बैंकिंग सेक्टर में हो या एनी अदर सेक्टर में हो। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत कम लेवल पे देखी जाती है। उसके बाद एक कॉमर्स एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड इफेक्टिव इनपुट्स लाइक ट्रेनिंग एंड गाइडेंस अलोंग विद proper infrastructure to the students to be entrepreneurs. Commerce education provide effective inputs like training and guidance along with proper infrastructure to the students to be an entrepreneur. Commerce education में जो proper guidance या मैंने जैसे बोला था कि ट्रेनिंग वगैरह मिलनी चाहिए, ये है हमारे रिसर्च मेथड, ये है यूनिवर्स सैंपल। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 200 एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एंड हर साल 60,000 स्टूडेंट्स परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करते हैं हर साल। एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 1000 इंडस्ट्रीज, अराउंड 1000 इंडस्ट्री के करीब है। तो उसमें से जो सैंपलिंग यूनिवर्स फॉर द स्टडी 200 एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड 60,000 स्टूडेंट्स एंड 1000 इंडस्ट्री। सैंपलिंग मेथड है रैंडम कन्वीनियंट सैंपलिंग मेथड यूज्ड फॉर द डाटा कलेक्शन एंड सैंपल साइज, द सैंपल साइज फॉर द स्टडी इज टेकन एज 10% ऑफ द सैंपल यूनिवर्स। उसके भी 0.10% सैंपल साइज लेना है। फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 20, स्टूडेंट 600 एंड इंडस्ट्री 100। और अर्बन एरिया और रूरल एरिया ऑल तहसील्स वगैरह इसमें कवर होंगे इसमें। एंड आज ये मेरे चैप्टर्स की में मैडम, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, analytical and analysis and interpretation, finding, conclusion and recommendation, bibliography and annexure। और यहाँ पे मैंने एक फोकस किया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। ये जो 2-3 इस पे ज्यादा स्लाइड्स है मैडम, फोकस ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रकर 1970 गिब्स AC। मैडम डायरेक्ट मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, एक लास्ट स्लाइड है मेरा कंक्लूजन वाली। हमने देखा है कि दे आर एक्चुअली द नर्सरीज वेयर द स्टूडेंट्स आर द शेप देयर करियर्स। यानी जो हम बोलते हैं कि आंगनवाड़ी, अभी नर्सरी आ गई, KG1 KG2, तो यहाँ से हमारा बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेप मिलना चालू हो जाता है। एंटरप्रेन्योर्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। विदाउट एंटरप्रेन्योर हमारा नेशन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे इश्यूज आज क्रिएट हो रहे हैं। जो हम इंडिया नंबर 2 पे पॉपुलेशन पे था, आज नंबर 1 पे आ चुका है। तो इसके वजह से भी, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। दे क्रिएट जॉब्स फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन विल हेल्प अस इंडक्टिव एंड एंटरप्रेन्योर spirit among our youth, and the commerce education play a vital role in inculcating the entrepreneurship culture among the students। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कॉमर्स एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। It is the high time the educational institution should start course and entrepreneurship, and so that we will be able to see increasing number of entrepreneurs in India in the near future।
Thank you, ma'am. References, वेरी sir. गुड टॉपिक यू सिलेक्टेड रविंद्र सर. Thank you, ma'am. हेलो. Yes, ma'am. जैसे कि आप बोल रहे थे कि एजुकेशन के जो सिलेबस रहते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट के, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कोई चांस नहीं है. तो सही है ये. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट करके पढ़ाते हैं हम लोग. लेकिन Right, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने, जैसे मैं टास्क फोर्स में मैं भी थी, तो हमने पूरा जो है सिलेबस और वो पैटर्न जो है पढ़ाई का पैटर्न पूरा चेंज करके दिया है. तो ये सब्जेक्ट आपका जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा. Thank आपका you, ma'am. कुछ अगर डेटा इसके ऊपर कलेक्ट हुआ होगा तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा कि इसमें और क्या प्रैक्टिकल नॉलेज हमने बच्चों को देना चाहिए. दुसरी बात ये कि आपने जो हायपोथेसिस बताया मॅडम, यांचं बंद केलं का तुम्ही? 1 मिनिट ना, थोडं सांगायचं. हाँ, हाइपोथेसिस जो आपने बताए उसमें आपने क्या किया कि पूरे नल और इसके बताए. Yes, नल ma'am. और Alternative. और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते. एम एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव्स अलग बहुत ज्यादा होते हैं. Okay, ma'am. तो थोड़ा सा एस इधर का उधर हो गया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए. हाइपोथेसिस 1 हाइपोथेसिस 2 ऐसे नहीं लिखते हम लोग. एचओ या आइदर एचओ दिखाओ आप या H1 दिखाओ. H1 H2 Okay, ma'am. H3 H4 ऐसे होगा ये. ठीक है. Okay, ma'am. और क्योंकि देखो पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही थी. Yes, ma'am. दो बार एक ही लाइन आपको 2 बार, एक बार नेगेटिव में बोलना है, एक बार पॉजिटिव में बोलना है. तो प्रेजेंटेशन जब करते हो आप, तो आइदर नल बताओ या अल्टरनेटिव बताओ. ठीक है. और Okay. सैंपल में आपने 10% लिया है. Yes. 10% सैंपलिंग, उसमें आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ. एक रिसर्च एडवाइजरी करके है, उसका एक सैम्पलिंग का चार्ट आता है. आपका सैम्पलिंग हुआ होगा ना, लिंगे सर ने बताया होगा. हाँ, मैडम. हाँ, तो उसमें आप गूगल पे जाके एडवाइजरी, रिसर्च एडवाइजरी का चार्ट है सैम्पलिंग का, वो आप निकाल लीजिए. तो उसमें से आप सैम्पलिंग कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑथेंटिक नहीं है 10%. Okay, ma'am. हाँ, उसको टेक्निकली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि कहाँ से 10% आपने लिए, क्यों लिए. उसका फिर बहुत ज्यादा आपको नहीं खींचा जाएगा वाइवा में. तो इसलिए आपको वहां पे थोड़ा सा चेंज करना है. सैंपल थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है. Okay, ma'am. मेरे ख्याल से तो आपके 600 से आप 400 तक आ जाएंगे. जो स्टूडेंट्स के 600 ले रहे हैं ना आप, Yes. वो 400 तक आ जाएंगे शायद. 384 is the maximum sample size for 10 lakhs and above population. सो आपके सैंपल साइज कम हो जाएगा तो अच्छा, एक आपका काम भी एक अच्छी तरीके से हो जाएगा. क्योंकि बहुत ज्यादा सैंपल साइज अगर आप लेते हो तो डेटा कलेक्शन के लिए भी प्रॉब्लम आता है. ठीक है. तो सैंपल साइज आपको कहाँ से लेना है? रिवाइज रिसर्च एडवाइजर्स रिसर्च के एडवाइजर. हाँ चार्ट है, उनकी चार्ट से ले लीजिए आप. है, इजीली मैम. अवेलेबल है वो गूगल पे. थैंक यू, ठीक है. मैम. बाकी तो ठीक है, आपका थोड़ा डेटा अगर मिल जाता है तो हमको भी थोड़ा सा यहाँ पे मदद हो जाएगी. ओके, मैम. ये बेस्ट सब्जेक्ट. चलिए नेक्स्ट वन. अमित सर, आपको आवाज आ रही है क्या? अमित देवानी. जी मैडम. यस यस मैडम. हाँ, तो पहले आपका ले लेते हैं, बीच में जो छूट गया था. दिख रहा है प्रेजेंटेशन? यस मैडम. हाँ, प्लीज शुरू करिए. जी, सभी को नमस्ते. मेरा आज का सब्जेक्ट है गोंदिया जिले के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के व्यवस्थापन और प्रशासन का अध्ययन. मेरे मार्गदर्शक है डॉक्टर नरेंद्र एस बागड़े. मेरा नाम है अमित वसंत देवानी. इसमें हमने देखा है कि आरंभ में देखा है कि भारत को गांव का देश भी कहा जाता है. प्लस 70 to 80 70 से 80% जो जनसंख्या है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़ी हुई है. आज जो आप एग्रीकल्चर कृषि देखते हैं, ये जो जितना डेवलप होना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है. और इनका जो औद्योगिक विकास है ये उतना हो नहीं पा रहा है. आज पश्चिमी सभ्यता का जो एक प्रकार से अंधानुकरण करते जो शहरों से होते हुए गांव तक पहुंच चुका है, जिसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं. जो उस गांव के लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और जो किसानों का जो मन है उस खेती से उग गया और किसानों की जो नई पीढ़ी है वो खेती से दूर हो रही है. और इसमें यह भी कहा गया है कि आज 9 करोड़ किसान परिवारों
में से करीब 6 करोड़ किसानों के पास 1 हेक्टेयर है, उससे कम खेती योग्य जमीन है। आज किसानों के फसलों और उत्पादन में अगर देखा जाए तो सामग्री के जो रेट है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों के जो दाम है उससे अनुपात जो इसके एज एवरेज नहीं पड़ पा रहे हैं। एज समर्थन मूल्य मिनिमम जो वैल्यू बोलते हैं, उससे खाद्यान्न के बदले किसानों का भुगतान जो गारंटी देती है सरकार ने, गेहूं गन्ना और धान के आदि फसलों में जो दिया समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं एवरेज, तो उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। खेती से जो मिलने वाले लाभ है उससे जो उचित मूल्य है और जो कृषि बाजार का जो महत्व है उससे स्पष्ट होता है कि इसका इम्पोर्टेंस है। कृषि माल बेचने के लिए कृषि विभाग का कष्ट नहीं होना चाहिए और एज जो कीमत मिलनी चाहिए, जो है जो उसकी जो एक फसल निकलने के बाद जो इतनी जो वैल्यू होनी चाहिए उतनी मिलनी नहीं मिल रही है, और जो ज्यादा से ज्यादा जो एक वेटिंग पीरियड है उतना नहीं करना न पड़े, ये सबके ध्यान रख के एज ए कृषि बाजार समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट मैडम, एक मैंने अनुपात बनाया था कि जिसमें 2011 की जनगणना की गई थी, उसमें 54.6% आबादी कृषि और उससे संबंधित कारणों लगी हुई है। आज देखेंगे कि 1951 से 51.81% जो अर्थव्यवस्था में योगदान था, उसके बाद 2013 में और कम हो गया 18.29% हुई और 2016-17 में 17.4% और 2020-21 में जो अनुमानित है 16.9% तक कम हो चुकी है। सोर्स लिया गया है एग्री नॉट एनएससी से। ये जो आंकड़े देखकर लगाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है, ना कि बढ़ता जा रहा है। 2004-5 की एक सभी की रिपोर्ट का अध्ययन के पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 1.87% तक घट गई है। यह सिलसिला लगातार जारी है और कृषि अवस्था की विकास दर भी 7.93% तक बढ़ने के भी संकेत मिले हैं, पर 2020 की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर 2.47% तक घट चुकी है। नेक्स्ट मैडम, इसमें मैंने एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर किया था कि महाराष्ट्र में जो है खेती और वार्षिक आय जो कम हो रही है, उसके रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है। एक औसत से कम बारिश होना जो लगातार हो ही रहा है, जो बारिश कम होते जा रही है। लघु सिंचाई जो परियोजना है उसकी कमी है। सिंचाई योजना तो है पर वो जितने एरिया में होनी चाहिए उतनी है नहीं। इसमें निजी सार्वजनिक जाल ये करना चाहूंगा, जो प्राइवेट जो लोन देने वाले रहते हैं उसका जो जाल है, उसके बाद बैंकों का दबाव, जो लोन लेते हैं किसान उसका जो उसके द्वारा दबाव दिया जा रहा है, जो उसमें प्रेशराइज किया जा रहा है, उसमें जो आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक जैसा कि अज्ञानता, मुझे नॉलेज जितना होना चाहिए उतना नहीं है और तेजी से हो रहा है शहरीकरण, जो मैंने बताया माइग्रेशन, क्षेत्र के कल्याण और विकास के प्रति उदासीनता, मतलब जो क्षेत्र का जो जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इसमें एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ये भी डाला है, किसानों के आत्महत्या के मूल कारण क्या हो। किसानों के आत्महत्या कुछ कारण जैसे गांव और जिले स्तर पर पर्याप्त सामाजिक समर्थन। सर देवानी सर, आपके ऑब्जेक्टिव्स बताइए। जी मैडम, जी आगे की स्लाइड में, आगे स्लाइड में मैडम। जी ऑब्जेक्टिव है मैडम, जो बाजार समिति बनाई गई थी उसमें बाजार समिति में उपलब्ध संसाधन और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना था और किसानों के आर्थिक विकास में बाजार उत्पन्न समितियों के योगदान का अध्ययन करना था। महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बिक्री विकास में विनियम अधिनियम 1963 और 1967 के पालन की विवेचना करना और कृषि बाजार उत्पन्न समितियों द्वारा संपन्न किए जा रहे सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों की समीक्षात्मक अध्ययन करना। किसानों की बाजार उत्पन्न समितियों की सहभागिता कितनी और होने वाले नफा नुकसान की विवेचना करना और बाजार उत्पन्न समितियों की कार्यप्रणाली और समस्याओं का अध्ययन करना। ये ऑब्जेक्टिव है मैडम। इसके बाद जो परिकल्पना हाइपोथेसिस जो बोल, उसमें मैंने हाइपोथेसिस ली थी, बाजार उत्पन्न समितियों में किसानों की पर्याप्त सुविधाएं जो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है और बाजार उत्पन्न समितियों में जो नीलामी पद्धति बंद होने से किसानों की आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो बाजार उत्पन्न समितियों में संचालन जिसमें उदासीनता है, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और किसान के दिए गए फसलों के समर्थन मूल्य से किसानों के कृषि उत्पादन की लागत नहीं निकल पा रही है, जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है।
कृषि उत्पन्न समितियों की अपनी स्थापना जिस उद्देश्य से स्थापना की गई थी वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसमें ये अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसका किसान को अपनी उपज बेचने के लिए सैंपल बताइए, सैंपल। सैंपल मैडम इसमें इंक्लूड नहीं किया, पर मैं बोलना चाहूंगा मैंने सैंपलिंग 200 किसान और जो 50 कर्मचारी है टोटल, उनके ऊपर ये सैंपलिंग ली है मैडम। कितने हैं किसान आपके गोंदिया जिले में? जी मैडम, तो पॉपुलेशन मालूम है क्या आपको? जी है ना मैडम, पॉपुलेशन मैंने इसमें ऐड किया था स्लाइड में। नहीं नहीं, कितना है लेकिन आपको कुछ आइडिया है कि कितने किसान है करके? किसानों की लोक संख्या की टोटल पॉपुलेशन ऑफ हाँ, वो जो रजिस्टर्ड है कृषि उत्पन्न बाजार समिति में, वो कितने हैं? जी 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 है ना मैडम। वो आंकड़ा आपने निकाला? जी मैम, आंकड़ा मैंने लिया हूँ मैडम। तो हम्म। टोटल जो किसान है इसमें जी, जो जो देखिए टोटल जो किसान है 2,48,423 है मैडम। ये गोंदिया हाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। हाँ इसमें दो हाँ। 2 हेक्टेयर में 3,06,000। आप जैसे मैंने पहले रविंद्र सर को बताया, आपको भी वही बता रही हूँ कि रिसर्च एडवाइजरी का चार्ट ले लीजिए और फिर जी जी उसमें से आप जो है सैंपल साइज वो डिटरमाइन जी कीजिए, क्योंकि वो जी टेक्निकली वो सही होगा। ठीक जी है, और आपको बताने के लिए भी आपने कौन सा सैंपल टेक्निक्स यूज किया है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च एडवाइजरी का जो टेबल है वो एक्सेप्टेबल है। मैडम इसमें मैंने इनपुट किया मैडम, शोध आवश्यकता के ऊपर ही मैंने कि किस प्रकार से इसमें मैडम ऊपर की स्लाइड में मैडम। हेलो जी मैडम, इसमें मैंने इसमें जो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन है मैडम, और हम्म। इसमें संकलन और साक्षात्कार पद्धति, इसमें प्रश्नावली, क्वेश्चन आर, हम्म। उसके बाद में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये 2 नहीं मेथड का ना, वो उपयोग। बाकी ठीक है कि कहाँ से अपने रिजल्ट्स निकल के आते हैं। पहले तो अपनी परिकल्पना कि जो अपने परिकल्पना, जैसे पर्याप्त सुविधा है नहीं भी मिल पा रही, तो पर्याप्त यानी जी जी आपको यानी जो एक्ट में दिया हुआ है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए, वो जी जो मैडम, एक्ट में दिया हुआ है ना, जी तो मैडम, वो एक्ट के मुताबिक पूरी सुविधा है कि नहीं, ये तो आप जी सर्वेक्षण करके यानी आप खुद वहां जाके निरीक्षण करके बता सकते हैं, जी मैडम, या वहां के जो ऑफिसर से उनसे बात करके आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या परिकल्पनाएं ली है, उससे आपका क्या डेटा कलेक्शन होगा वो तय होता है। जी ठीक है ना, जैसे मैंने ये राहुल सर को भी बताया कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस आपके डेटा कलेक्शन से मैच नहीं कर रहे, अच्छा है ना। जी तो जी जैसे जैसे नीलामी पद्धति बंद होने से किसानों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया, तो नीलामी पद्धति कहाँ कब से बंद हो गई है, और फिर जी आर्थिक लाभ तब कितना होता था, अब कितना हो रहा है, जी इसका जी आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। हर एक तुलना। आपके परिकल्पना के ऊपर आप रिसर्च पेपर बनाइए, तो जी आपका ऑटोमेटिकली आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। जी जी मैडम, जी हाँ, बाकी तो ठीक है, नहीं टेक्निकली बाकी तो ठीक है, लेकिन आप डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर पूरी आपकी पीएचडी अवलंबन रहेगी। जी जी मैडम, ठीक है ना। हाँ, बाकी जी तो मैडम, ठीक है। जी ओके, थैंक यू मैडम। Thank you, Amit sir. थैंक यू मैडम। Next participant, Mr. Pankaj Mishra. Mr. Pankaj sir. Yes, ma'am. Sir, PPT this side. Yes, ma'am. Please start. So, good morning, everyone. I am Pankaj Mishra. I am doing research on brand switching in personal care products, a case study of Patanjali Ayurved with reference to Nagpur city. My guide is Dr. Lalit Kullar, sir. He is head of the department, Tirupuri College, Nagpur. So, let's start. In my title only, I have described many of the things which I am going to do in my research. First thing is brand switching. Brand switching is basically when one person leaves one brand
which he has been using from a long time and switch to another brand. This is brand switching, and we have limited the scope in personal care products only. We'll be studying to personal care products of Patanjali company, a particular company. That's why, being a particular company, we have made it as a case study with reference to Nagpur city. We'll be covering only Nagpur city, not the Nagpur district. So we are limiting the scope. The next slide, please. Am I audible now? Yes, sir, you are audible. The next slide, please. Ma'am, please move to the next slide. सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी की स्लाइड है, मैम यहाँ पर change नहीं है actually. आप बताइए ऑब्जेक्टिव्स आपके पास पीपीटी होगा तो, बिकॉज आई हैव चेंज द स्लाइड. Okay. So basically, what is brand switching? When customer leave one brand and switch to another brand, that is brand switching. And why we have taken Patanjali only? The reason is because there have been many companies who were already offering Ayurvedic products to the market, but only Patanjali was the company who came in the picture and gave a tight fight to the companies like HUL and Procter and Gamble. Previously, the personal care segment was dominated by Hindustan Unilever and other many companies. But when Patanjali came in the picture, suddenly what happened? The reasons which we want to find out in our researches, what suddenly happened. So people left their old brand and came to Patanjali. Now also I can bet that every person sitting in this seminar might have at least one product of Patanjali in their home. So this is brand switching which we are discussing. And basically for switching the brand, we need to understand consumer behavior. This is the process where the company needs to understand the liking, the preferences, the intentions of a customer so that they can offer the product. First, they have to understand what the customer actually wants, that is consumer behavior, then the company offer the product. So this has been done by many other companies like Vico, Dabur, Baidyanath. They were already offering Ayurvedic product to the market, but these companies didn't come up that didn't go that high like Patanjali went. So we need to identify these reasons, and these are the objectives of the study. Some of the objectives can be achieved through secondary data, and some are through primary data, like this to study the factors affecting sales and personal care products, to study customer preference related to personal care products. This can be achieved through primary data. To study reasons behind brand switching, some are already there in the secondary data, some we need to find out, because this is the study where people have shifted from chemical based product to a Ayurvedic product. Then to analyze cause of personal care product failure, why these products fail in market, like Vico, Vajradanti was already there, and so many products of Baidyanath and Dabur were there in the market. To analyze the role of media in promotion of Patanjali products, whether it's Ramdev Baba, whether it's being Indian, whether it's been vocal for local kind of thing. To study the sale trend of MNC and Patanjali, this is also based on secondary data, because all the sales report of every company which are public is available on their internet website. To compare the sales of MNC and Patanjali products, this will be done through interview schedule of wholesaler and retailer, that I'll go in deep when we'll discuss the research part. To comprehend or perceive the USP of Patanjali, what is the thing which have brought Patanjali so high as compared to others. So these are the hypotheses. Our first hypothesis is there is no significant relationship between customer's perception and purchase intention. Here will be अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द परसेप्शन, कस्टमर क्या सोचता है और करता क्या है, मतलब परचेज क्या करता है. Then hypothesis 2 is the relationship between brand switching and marketing mix, why people brand switch, and we have product price place promotion due to this if they are switching the brand. And then the third hypothesis is there is no significant relationship between customers' perceptions and factor affecting purchase decision, because there are various factors which can affect the purchase decision.
Next, then factors into consideration which we are taking into the study: consumer behavior, customer perception, customer attitude, customer purchase intention, customer purchase decision, whole and sole marketing mix, and then brand switches. So these are the only the keywords which will be taking care in our research. And now to research methodology. Ma'am, shall I continue with research methodology? Yes, yes, sampling design, sample unit. Yeah. But Actually, slides the are slide not. is okay, But ma'am. I slides are have a not slide. visible, ma'am. I'm not. I am not able to see. Is actually the slides are not moving. मॅडम स्लाइड्स दिसतात आहे का? नाही आता दिसतात आहेत. हो. Okay, okay. So this is our research methodology. एकदा मला Yes, ऑब्जेक्टिव्ह स्लाइड्स दाखवून द्याल. येस मॅडम, हे ऑब्जेक्टिव्स आहेत. should I explain it again? No, 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 not. Next. यांनी पण तेच केलं. You हाँ, are तो- also doing same mistake. Okay. Only 3 hypotheses are there. Ma'am, there are sub hypotheses as well, but I have taken only Okay. 3 major hypotheses over here. Okay. There are sub hypotheses as well. So are you going to take comparative study between other products and Patanjali? Yeah, ma'am, a bit of comparative study. Okay. So this is research methodology. Should I proceed, ma'am? Yes. Yes. So this is research methodology. The sampling is type of universe for us is finite because the population of Nagpur city is identified. It is already available according to the census of Government of India, and as well as through Election Commission of India. So the population is finite, and our universe present study for the present study is Nagpur city. Sampling unit is again residents of Nagpur city. Sampling frame is Nagpur city. The sampling technique is probability sampling, that is a stratified random sampling. We have divided everyone. The sample included 600 customers. I am coming through why I have taken 600. The sample included 600 customers, 20 dealers of Patanjali products, and 20 dealers of MNC personal care products in Nagpur city. Tool of data collection is a structured questionnaire and interview schedule. Ma'am, next slide, please. So how we have decided sample size, why we have taken 600. Here I would like to have some inputs from my respected teachers. This thing I got from previous studies which have been conducted in research. Like one was Yamnet-Aro. I have used 2 things. One is this Yamnet-Aro formula, and another one, ma'am, was Rausoft software. Rausoft. Yes, it is in very much in practice now. Yeah, I have used that when that time the census which I have taken according to 2011, the population was. And your 30. confidence level is also 98%, no? No, ma'am, I have taken 95%. Okay, 95%. 5% error. Okay. Yeah. Social related study, so I thought 5% would be good. So according Yes. to the census, the population of Nagpur was 25 lakh in 2011. And at the time when I started my study, it was 2000, in 2018, it was around 28 lakh. The current census is around 30 lakh. I have tried everything in Rausoft. Even if I put 40 lakh, the software, Rausoft software was saying the maximum sample size should be 385. When I used this Yamnet-Aro method of calculating sample, it gave me 399.9. So I made in the bracket 400. But I switched to 600. Here I would like to have some input. Ma'am, 600 इसलिए किया कि I thought that if there is an error, type 1 or type 2 error, so the more will be the number of sample will minimize the error. ऐसा लगा मुझे, तो अभी लिया है मैम. Do you think so? Is it possible to Ma'am, being frank and true,
I thought the result may not come in my favor, so I thought the sample size which I have included 600. The but people. you are not going to give any favor to your topic. You just collect your data and put your Okay. results, whether the hypothesis is accepted or not. Okay. Fine. It is as simple as that. Yeah. Okay, so no need to give increase your sample size. You can collect data from the 400 population. Okay. The data collection part has already been done. We Done. have Okay, collected. no problem then. Yes. No The problem then. question. But this question will be rise in your viva also, final viva also. मैम अभी आपसे पूछ कर ना मैं आपसे डिस्कस करूँगा. हाँ, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि 400 अगर आपको परमिट हो रहा है तो आपने 600 क्यों लिया, क्योंकि ये ज्यादा काम हो गया, ठीक है. लेकिन एरर गया क्या उससे? नहीं गया. वो एरर जितना आप जितना भी सैंपल लोगे वो एरर जो आता है वो आता ही है. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर वो तो होता ही है, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर्स इतने कंफ्यूज होते हैं कि कभी वो उनको पतंजलि अच्छा लगता है लेकिन बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को पतंजलि अच्छा नहीं लगता, हम लोग डाबर ही लेते हैं क्योंकि ये नागपुर का प्रोडक्ट. कभी या कभी मैम ये लोग सेम विद. बोलेंगे, हाँ, कभी कभी ये लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं पतंजलि बहुत अच्छा है, हम लोग डाबर नहीं अभी लेंगे, लेकिन दोनों अच्छे हैं. तो वो उसमें टाइप 1 टाइप 2 एरर तो सभी में आएगा ही, ओके. क्योंकि आपके प्रोडक्ट ही ऐसे है कि उसमें तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है. यस. तो उसमें कुछ नहीं होता. उसमें आपने एक स्क्यूनेस निकालो, उसका जो भी डेटा आपको मिला है उसका स्क्यूनेस निकालो कि कहाँ पे स्क्यूड है आपका डेटा, या रिग्रेशन एनालिसिस कर लो कि कहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं लोग. ओके. ओके. ठीक है ना, तो हो जाएगा. उसमें कोई इतना टेंशन मत लो. आपके आपके फेवर में अगर रिजल्ट्स नहीं है, नहीं भी है, तो भी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो रिसर्च है ना भैया. यस सर. रिसर्च में कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. उसका टेंशन है क्या आपको कि आपका आपका डेटा आपको ये नहीं बता रहा कि आपने जो लिया हुआ जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो रहा है करके. मैम प्रूव हो रहा है. 400 में भी प्रूव हो रहा है. बस थोड़ा हाँ स्ट्रेटिफाइड रखना था, और नागपुर सिटी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6 पार्ट्स हाँ में इट हाँ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, so we हाँ had to cover every part. हाँ. So that's why with So discussion with. don't go with the election commission. आप 4 पार्ट कर लो सीधे सीधे. वेस्ट basis of. यस, वही वही करते सब लोग. स्टार्टर तो 4 ही करते नागपुर के, basis ज्यादा of से ज्यादा 5 CBC. करते हम लोग. देखिए आप, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में चिंता मत करिए आप. रिजल्ट आपको वेरी भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने डेटा कलेक्शन किया हुआ है और अच्छे से किया हुआ है. My one question. यस. If I divide it in 4 parts, east, west, north, south, then the basis of division, यहाँ पर तो हमने इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6 पार्ट्स बता दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 6 पार्ट्स में किया है. हम अगर 4 पार्ट्स में करेंगे तो तुमने साउथ वेस्ट क्यों छोड़ दिया, सेंट्रल क्यों छोड़ दिया, इसके लिए फिर आंसर कैसे दे पाएंगे? मेरा नहीं, क्वेश्चन 4 पार्ट, पूरा 4 पार्ट करेंगे ना उसके, ओके. तो उसमें सेंटर कहाँ आता है? सेंटर अलग से थोड़ी लेते हैं ना, फिर उसमें वो उसी में आ जाएगा. चारों में आ जाएगा ना, सेंटर भी आ जाए, सभी आएंगे. यानी आपने ऐसे ऐसे उसके अगर पार्ट बनाए हैं चारों, यानी इक्वल पार्ट है 4, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को. क्योंकि हम लोग भी, मैं भी सजेस्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को जब डेटा सर्टिफाइड करना है तो, कि भैया आप इतने ज्यादा 6 पार्ट्स में जाओगे अलग अलग और इधर का उधर. कभी कभी क्या होता है फिर अपने को व्हाट्सएप या गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्शन करने के लिए भी दिक्कत होती है फिर. तो इसलिए अगर आप ऐसे करोगे कि भैया मैं 4 पार्ट करता हूँ, 4 पार्ट में पूरा को डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाता है. या फिर 4 पार्ट के जो है पॉपुलेशन साइज उसके मुताबिक आप सैंपल साइज ले सकते हो. यस. देखिए आप, ऐसे कुछ नहीं है, मैं एक सजेशन बता रही हूँ आपको, लेकिन उसका टेंशन मत लीजिए कि आपके हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो रहे, इसका टेंशन मत लीजिए. जो भी आ रहा है अपना आपका रियल डेटा वो सामने लाइए, उसी को रिसर्च बोलेंगे, है ना. ठीक है, बाकी बाकी तो ओके है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
current status notification. Thank you so much, Thank Pankaj you. sir. Thank you. Next participant, Mr. Nikhil sir. Yes, ma'am. I'm here. Yes. Madam, this one is the last. Yes, madam, please continue. Nikhil Bangde. Bangde sir, दिसतंय PPT? Yes, sir. Please sir. start. Yes, ma'am. Please start. Yes, ma'am. So very good afternoon to Honorable Preeti ma'am as well as Leela madam, and thank you for letting me present my topic. My topic that I've selected is a study of consumer buying behavior of counterfeit luxury branded product, that is CLBP, with special reference to Nagpur city. I'm pursuing my PhD under the guidance of Dr. Praveen Mastur sir from Tripura. Next slide, please. So why counterfeit? Why counterfeit is very necessary. I'll just give a thought about what counterfeit products are. Counterfeit products are something that is unauthorized representation of the registered trademark, and that is happening very much in today's India and today's Yes. tier 2 cities especially. And counterfeit affects the right holders, government, as well as consumers equally. Ma'am, next slide, please. Next. Yeah. What are the major distinctions of counterfeit? On the basis of majorly on the basis of quality, and second one is on the basis of deception. My topic can be as you know, can be divided into two parts. That is two keywords, counterfeit as well as luxury branded products. So first keyword, counterfeit product. On the basis of quality, बहुत सारे अच्छे quality के products जो कि आपको like a Mont Blanc watch can Mont Blanc pen that can cost you about ₹1,00,000 can be can be bought from a counterfeit market. First copy जो आप बोलते हो at a minimum cost of about 2,000 or 3,000 also. And what is luxury? What is luxury branded product? Luxury branded product का something that is कि यानी वो होने से ही आपका prestige बन जाता है, ऐसे टाइप के products. और ये ऐसे टाइप के products हैं जो कि हाई क्वालिटी और हाई सेलिंग प्राइस के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि कस्टमर्स को या फिर एक यानी कंज्यूमर्स को अपनी साइकोलॉजी और फंक्शनल नीड सेटिस्फाई करने के लिए हेल्प करते हैं. सो दैट इज व्हाई लग्जरी ब्रांडेड प्रोडक्ट, इनफैक्ट if we know as of now the richest person in the world is the person who is heading Louis Vuitton, Bernard. So that is why. So next slide, please. Regarding the counterfeit market overview, I've divided the section into two parts. That is, the first one is the worldwide overall market overview of the market, and the second one is the Indian overview of the market. Indian overview of the market, we are not able to gather much of the data, so we have to rely on something called as and reports from the OECD, that is Organization of Cooperation Development, and this has 22 members in it. As you can see from the data, and this is what I want our honorable Julie to specifically focus on. This is the data that I've got from the OECD report. And as you can see, the footwear, clothing, watches, and perfumes and cosmetics. One is 22, second is 16, third is your 7%, and the fourth is your 5%. Footwear, clothing, watches, and perfumes and cosmetics. This alone contributes 50% of the counterfeit goods that are sold all across the world. And make no such judgment, because counterfeit products contribute about 3.3% of the global trade as of 2016. And one of the major originators is जहाँ से counterfeit products बनते हैं, China के बाद में you can say it is India itself. So these are the four categories that I will be focusing on, and you will see subsequently in my research methodology. Ma'am, please next slide. And about the Indian overview of the counterfeit, ASPA, that is the Authentication Social Providers Association, has claimed that all counterfeit का market India में 1 trillion के ऊपर का है, and government is losing somewhere around 39,000 crore of taxes because of this thing. And Delhi equally, and so FICCI, जो एक organization है that comprises of the companies, they have formed a specific unit for this and a specific initiative, as you can see in the slide, called as Cascade, and that is now focusing on this problem of counterfeit that are sold in India. Ma'am, please next slide. So this was my introduction part. Now coming up towards my research methodology part.
What is the importance and the need of the study? Because CLBP is fiercely growing category in tier 2 cities. And आज की डेट में हो ऐसा रहा है that NICU या फिर Puma is not facing its major competition from Adidas or Nike, but it is facing a major population from Puma or Upma or something like that. So counterfeit products that are sold, या फिर उन्हीं के first copies. So that is why young population is purchasing it knowingly. In fact, I have conducted a research. I have conducted and published a research paper on this also, where I have mapped these factors. I'll refer it in my part of where my research stands as of now. And the significance is because it is hugely growing. And the scope of the study, as mentioned in the title itself, that is geographical scope is related to only Nagpur city. And the demographic scope I have selected means I have limited my study to 18 to 35 years of group age. And the functional part, as I have already told, as per the statistics that we have got from OECD report, that is, I'll only concentrate on footwear, casual clothing wear, watches, and cosmetics and perfumes, because this is where I think that luxury branded products are sold at the most. So this is my scope of the study, Nagpur, 18 to 35, my age group, and the functional scope I am limiting only to 4 categories. I'm not going into electricals, I'm not going into pharmaceuticals, because that will be a too huge of a study, and it will move in a very haphazard way. That is why. So next slide, please. These are my objectives of the study: to find out the dominant factors that are affecting the consumers while purchasing counterfeit luxury branded products. Second is to determine the relationship of these factors with the buying behavior. Third one is to identify the largest selling category among these 4 in Nagpur city. And to find out the fourth one is to find out the gender-wise preferences of CLBT. Fifth one is to compare the satisfaction level of the consumer with regard to the original branded product and CLBT. And last one, that is to identify the seller's motive for marketing CLBT. Although, as you can see, these 5 objectives, top 5 objectives are aligning towards the purchase side. But I want to focus, and I've made a specific point that I want to means सामने में भी कुछ ना कुछ स्कोप करने के लिए I want to study a seller's motive also on a certain part. So that is why I've included the 6th objective of to identifying what are the seller's motives. Okay, so next, please, ma'am. So these are my hypotheses. The first one, hypotheses are literally aligned with the objectives. First one is there are no factors that determine the purchase of counterfeit luxury branded product. Second one is personality, belief, and social influence have no significant relationship on consumer perception to a CLBP. Third one is consumers are not satisfied with the purchase of this counterfeit luxury branded products. Fourth hypothesis is that females prefer CLBP purchase more as compared to that of male. Fifth hypothesis is consumers are more satisfied with the purchase of original branded product as compared to this counterfeit luxury branded products. And the last one is the sellers have no motives for marketing of CLBP. So these are my 6 hypotheses of the studies. Next slide, please. So what are the sampling tools, sample size, and sampling techniques that I'm going to use? Sampling tools, questionnaire via Google form itself. These are for the first 5 objectives of mine, the ones that are concentrated on the consumer part. And the last one of personal discussion and in-depth interviews, I'll be focusing on only the 6th objective of that. That is the seller, for identifying the seller motives. So that is why 2 types of sampling tools are used. The sample size is, let me just elaborate on this, as the earlier participant also said that the census of Nagpur city and the population of the Nagpur city as per 2011 census was 25 lakh. And as per the youth population of India report of 2017, the youth population of India entirely fall in the domain of somewhere around 35 to 40%. So I have taken the highest percentage, that is 40%. And out of that 40%, 40% of 25 lakhs amounts to 10 lakhs. And out of that, I'm going to take the sample size of 0.1% to 0.15%, and I'm keeping that at an higher level of 1500 responses that are covering all of the Nagpur city. And who will be my respondents? I'll be basically majorly concentrating on student, housewife, private sector employee, government sector employees, and entrepreneurs. And that is why I've selected my sampling technique as a stratified random sampling technique, because I'm going to
gather the inputs from all of these on a certain strata, because I'm going to divide my 1500 on the basis of this. And the sixth objective that I have mentioned regarding the seller's motives, I will be taking 25 retailers and wholesalers that sell these products. Sampling techniques, certified random sampling techniques, predetermined questionnaires will be circulated among them in order to get the response via e-form itself, and an in-depth interview of the shopkeepers who sell the CLBP, those the 25 retailers and wholesalers actually. So this is my sample size. So, ma'am, I want to ask a specific question on the sample size. If you can, Yes, please help me yes, out on please. this. Sorry, Please ask. मैम सैंपल साइज जो सिलेक्ट किया है मैंने वो बराबर है, क्योंकि 10 लाख का मुझे यूथ ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो था मैम प्रीवियस प्रैक्टिस, यूथ ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट था 2017 का रिपोर्ट आया था, उसमें 30 यानी 38 के आसपास यानी वेरिएंस में था. सो दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड हायर साइड ऑफ 40% ही ले लेता हूँ करके. वो 40% नागपुर की पॉपुलेशन का 10 लाख आता है, और उसमें से 0.1 और 0.15% ले लेना. हाँ, जैसे मैंने बाकी लोगों को बताया, आपको भी बोलती हूँ, आप वो रिसर्च एडवाइजरी का टेबल जो है वो ही आप करिए, उसको ही आप फॉलो करिए. तो देखिए आपका जो सैंपल साइज है वो 400 के आसपास आ जाएगा एकदम से, क्योंकि इतना 1200 लोगों से डेटा इन्फो कलेक्ट करना. हाँ मैम, एक्चुअली दिस वाज अ पॉइंट दैट केम, लेकिन बिकॉज आई बिलोंग टू एन एमबीए कॉलेज इटसेल्फ, तो द मेजर डेटा दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन, और मैंने इसके ऊपर मैं सामने बताऊंगा अभी, दैट आई हैव published a research paper on that, that is mapping the factors for the adoption of this consumer counterfeit luxury branded product among young consumers. यहाँ पे मैंने 19 से लेके 26 का ग्रुप लिया, मैंने फोकस ग्रुप भी लिया था ना, क्योंकि मुझे फैक्टर्स जानने थे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव टेकन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 750 के आसपास का मैडम, because I am going to take out of that 1500, 750 itself I am going to take of your this student system. देखिए आपने जो एज ग्रुप लिया है उनकी एक मेंटालिटी जो, अगर आपको उनकी साइकोलॉजी का अगर थोड़ा सा भी आप स्टडी करते हैं, तो एक जैसे उनके विचार है, एक जैसे उनका पैटर्न है पहनने का, एक जैसे क्योंकि वो पीयर प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर थोड़ा सा, कि उनके जो साथ में लोग, साथ में जो जैसे पहनते वैसे वो पहनते. तो आप लेट मी कंप्लीट. तो आप कितने भी ज्यादा 1200 क्या आप 5000 लोग, इस एज ग्रुप के 5000 लोगों से भी बात करेंगे तो वो सेम रिजल्ट आने वाला है. गॉट इट? जैसे गेहूं का अभी मेरे पास बोरिया आई है, ऊपर का ही लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे है अंदर से, एकदम बहुत अंदर हाथ डाल के थोड़ी निकालते हैं, पूरा सैंपल है ना. Exactly. तो ये जितना भी आप खंगालोगे, कितना भी आप लोगों से सब मिलोगे, तो उनकी मेंटालिटी साइकोलॉजिकल एक उनका इम्पैक्ट रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, और उनके पेरेंट्स भी जो है इन जो है बोलते हैं ना आजकल मार्केट में इन है, तो ये इन वाला जो पैटर्न है उनके दिमाग में इतना बैठा हुआ रहता है कि आप 400 से भी बात करोगे, 5000 लोगों से भी बात करोगे, तो सेम रिजल्ट आने वाला है. तो भी लगभग सेम है ना. इनफैक्ट मैम आपके पॉइंट पे सपोर्ट करते हुए, क्योंकि मैंने जब फैक्टर्स एनालाइज किए तो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर जो उनका लगा वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था, वो सबसे बड़ा फैक्टर था उनका सोसाइटियल फैक्टर. क्योंकि आजकल देखो आप जैसे मेरे घर में काम करने वाली बाई है, लेकिन उसका लड़का अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है या पॉलिटेक्निक ITI में जा रहा है, तो उसको कपड़े वही चाहिए जो उसके बाकी फ्रेंड्स ले रहे हैं. मैं मुझसे पैसे मांगती वो कि मैडम मेरे को पैसे देना प्लीज, मेरे बेटे के लिए कपड़े लेने. तो ये जो प्रेशर है ना, ये पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी बच्चों के ऊपर एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक फैक्टर्स. मुझे तो ये वाला चीज ज्यादा, सोसाइटियल फैक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. अच्छा, तो इसलिए मैंने जैसे आप बता रहे ना, पूरा वो इतना सारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, 1-2-4 लोगों से ही बात करें ना अपने, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है. मैंने अभी 8 लोगों का फोकस ग्रुप लिया था एक्चुअली मैंने, regarding the same thing. Or ma'am, you will be amazed to find one of the factors that I find was your societal utility, और ये सब तो था ही, और जो चौथा फैक्टर जो कि इफेक्ट होके आया वो था सोशलिस्टिक फैक्टर. यानी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हम लोग कंज्यूमरिस्टिक लेवल पे
यानी उनका ये था कि यानी अगर व्हाई डू नाइकी नीड टू प्राइस अ सिंपल शू एट 9,000 रुपीज, ये शू इज अ शू, yes. तो लॉजिक ऑफ चार्जिंग फॉर 9,000 रुपी, और उसकी वजह से लोग नाइकी के काउंटरफिट वाले ले रहे हैं, ये वाला भी एक चीज था मैडम। एंड हाँ, सरप्राइजिंगली सही में। बिकॉज सोशलिस्टिक फैक्टर उन्हें सोचा नहीं था कि यानी सोशलिस्टिक मेंटालिटी आएंगी करके, यानी कैपिटलिस्ट नहीं करके नहीं करके है, लिया। बहुत ज्यादा। अभी तो मैंने भी एक स्टडी And- करी है एक ऐसी में, हम्म, तो मुझे लगता है कि अभी बच्चे अपने माँ बाप की इकोनॉमिक कंडीशन का ये नहीं, प्राइस टैग लेके के खरीदी नहीं करते, उनके फ्रेंड्स के पास में क्या है वो देख के आप परचेस हाँ कर रहे हो, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली तो ये जो यस मैम। फैक्टर है, मैंने भी इसके ऊपर स्टडी, मेरा भी है इसके ऊपर, हम्म, तो वही मैं बात कर बिकॉज रही हूँ कि कंज्यूमरिज्म जो है अभी, वो जो फैक्टर है उसमें सोशलिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है। और मैंने जब हाँ, स्टार्ट की थी स्टडी, जब मैंने टॉपिक लिया था, तो मेरा भी ये सोचना था कि यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इकोनॉमिक फैक्टर ही रहेगा करके, इकोनॉमिक लेकिन ऐसा होगा। कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नहीं, ठीक है मैम, नहीं रहा। going on with my presentation. So limitation of the हाँ, study, as you can see, only to Nagpur city. Functional group only 4 category, and it does not cover the entire electricals. फिर बाद में बाकी सब जो चीजें medical and all those things, it does not cover. And youth segment only, I'm going to concentrate on 18 to 35. तो बाकियों के एज ग्रुप का क्या चीज निकल के आता है, I will not be able to grasp upon that thing. And an in-depth interview of the shopkeeper that I will be going to conduct, it will be a qualitative sense, and it will be hard for me to convert into a quantitative sense. Although उस दिन लिंगे सर का presentation सुनने के बाद मैं I thought यानी I can convert it on the basis of that, लेकिन यहाँ पे मैं कोई questionnaire भर के नहीं लेने वाला हूँ. I will be conducting an in-depth interview with them, so it will be a major qualitative sense only. Next slide, please, ma'am. अच्छा। हाँ, And what are the मुझे works that लगता है I've कि done until? Yes, ma'am. you have done very much in your research field and research for your research subject, and you are very much clear about your research subject. So Yes, ma'am. don't I'm very go. much clear about it. लेकिन बस यही है कि यानी because of the college pressure and everything, I'm not able to pitch the question है या फिर draft the question है. And नहीं, लेकिन this फिर is आपको what अभी the थोड़ा सा government काम has. स्टार्ट करके उसको फिनिश कर दो, क्योंकि जो भी आपके हाइपोथेसिस है वो बदल जाएंगे और दो साल में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो I'll जल्दी be करके उसको because मुझे टाइप कर मालूम दो। है कि यानी the limit is 6 years only, and I have to before that. So this was my presentation, ma'am. चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. मला वाटतं झालेत ना मॅडम सगळ्यांचे? येस मॅडम, हा लास्ट सेमिनार होते. हा. तुम्हाला काही इनपुट्स आणि समअप करायचं असेल तर यू कॅन प्रोसीड. तसं तर मी प्रत्येकाला सांगितलेलंच आहे की काय असायला पाहिजे. कधी कधी काय होतंय की जसं एका विद्यार्थ्याला थोडंसं ऑब्जेक्टिव्ह वाटलं ते, पण काय होतंय की आपला कोर्स वर्क आहे आणि अजून सबमिशन झालेलं नाहीये. कोर्स वर्कचा अर्थच तो आहे की तुमचं जर काही चुका असतील, काही तुमच्या अडचणी असतील, तर त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला मदत झाली पाहिजे. इट इज जस्ट नॉट लाईक अ सर्टिफिकेट. तुमच्या इनपुट्समध्ये, तुमच्या रिसर्च ॲटिट्यूडमध्ये, तुमच्या क्वालिटी ऑफ रिसर्चमध्ये वाढ व्हायला पाहिजे. हेच त्याचं मोटिव्ह आहे हे चालू करण्याच्या मागे. नाहीतर इतके दिवस तुम्हाला अडकवून आणि तुमच्याबरोबर प्रीती मॅडम आहे, बाकी सगळे लोक असे अडकून जातात की नाही 10-10 दिवस. तर एवढी कोणाला हौस नाहीये बेटा. पण एवढ्या सगळ्या याच्यामध्ये एवढं लक्षात ठेवा की हा जो रिसर्च कोर्स वर्क आहे याच्यामध्ये प्रत्येक जण तुम्हाला तुमचा रिसर्च क्वालिटी कसा मोठा होईल, कसा चांगला होईल याचाच प्रयत्न करतोय. तर डोंट टेक इट अदरवाईज. आम्ही तुम्हाला जे सांगतोय कदाचित आमचं पण परसेप्शन चुकीचं असू शकतं, आम्ही पण आउट ऑफ डेट झालेलो असू शकतो, पण तरी सुद्धा एक नॉलेज जे इतक्या वर्षांचं आहे ते तुमच्याशी आम्ही शेअर करत असतो. तर मला सगळ्या रिसर्च स्टुडंट्सला तेच सांगायचं की जितकं जास्तीत जास्त तुम्ही रिसर्च पेपर्स लिहाल, जितकं जास्तीत जास्त तुम्ही फील्डमध्ये काम कराल, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या सब्जेक्टवर काम कराल, तर हळूहळू आता जसं शेवटचं आपल्याला निखिल सरांनी प्रेझेंटेशन दिलं, तर ते खूप क्लिअर आहेत. त्यांना माहिती आहे की त्यांचं काय करायचंय. रवींद्र सरांनी केलं, त्यांना माहिती आहे की त्यांना नेमकं काय करायचंय. तर असं तुम्ही तुमच्या रिसर्च वरती जर काम करत राहिलेत ना, तर एक दिवस असा येतो की तुम्हाला दुसऱ्यांना सांगायची म्हणजे तुमच्यामध्ये पात्रता निर्माण होईल. आणि हे आम्हाला हेच हवंय, कारण हे सगळं पुढच्या पिढीला आम्हाला ट्रान्सफर करायचं. त्याच्यामुळे डोंट टेक इट अदरवाईज. तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावरती खूप चांगलं काम करा, अँड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू प्रीती मॅडम, मला तुम्ही इन्व्हाइट केलं आणि थँक्यू सो मच विद्यार्थ्यांशी मॅम. बोलायची संधी दिली. थँक्यू सो मच मेधा मॅडम. आणि आमचंही आता
आमचंही प्री पीएचडी कोर्स वर्क आम्ही 1 जून पासून चालू करतोय. 1 जून ते 8 Yes, जून madam. नवीन विद्यार्थ्यांसाठी आहे. तर कोणी नवीन विद्यार्थी तुमच्या ओळखीचे असतील तर त्यांना तुम्ही सांगू शकता. Yes, yes, ma'am. ठीक Sure. आहे? Thank you so much, madam. Once again, thank you. थँक्यू. मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हेलो हेलो हाँ, कौन बात कर रहे हैं? वही है समझ हेलो? समझ शेख को ही कुछ बोलना है. हाँ, बोलिए सर. मैं थोड़ा नर्वस हो गया था और मुझे समझ में नहीं आया था। पहली बात मैम, मेरी अभी जो